6 दिसंबर 1992 को स्ट्रक्चर जो है वो डेमोलिश हुआ। दूसरे लोग बोलते हैं बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, बट आई विल से एज अ न्यूट्रल पर्सन, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्ट्रक्चर का बेसिकली डेमोलिशन। बेसिकली एक प्रकाश पुंज आया और वहां पर राम लल्ला की जो मूर्ति है वो अपीयर हो गई, और जिसको देखने के लिए कई सारे लोग उमड़ पड़े। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के अंडर में हुई। इट वॉज नॉट अंडर कल्याण सिंह। गांधी जी कहते हैं चाहे मुझे राम कहो या रहीम कहो, मैं तो बस वो हूँ जो आपके मन की शांति से रिलेट करता हूँ। अब बेसिकली उन्होंने तो होली दिवाली अपनी वहीं पे पाकिस्तान में मनाना शुरू कर दी है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स को बना के जिंदा भी नहीं रखा जा सकता। क्योंकि बीजेपी अलग है, विश्व हिंदू परिषद अलग है, साधु संतों का डेलीगेशन अलग है। कि मैं कोई एक यहाँ पर ना रिलीजियस लीडर हूँ ना एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। जो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड हैविंग कंटेंटमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है एक टीचिंग वाले वर्क में। राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। जय श्री राम। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता ही नहीं हिला। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो राम मंदिर जनवरी 22 कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी एक ग्लोबल इवेंट ये अपने आप में बन गया है। 40,000 प्लस वीआईपी गेस्ट एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एक नेशनल प्राइड, प्राउड और कहें तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट का इससे बड़ा इवेंट हो नहीं सकता मेरी नज़र में। इसको क्लोज क्वार्टर से यदि देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेरा एज अ टीचर सबसे पहले तो बताने का ये होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में फ़ायदा हो जाए, और जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं कुछ ऐसे वीडियोस देखें जिनको एक ऐसा पर्सपेक्टिव पता चले कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से आज तक का कनेक्ट होता हुआ नज़र आए, और आने वाले टाइम पर ये जो भारत है, आई विल से भारत दैट इज़ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा डेवलपमेंटल एवेन्यू बनने जा रहा है। एंड 2047 में डेवलप्ड नेशन का एक हम जो इमेज लेके चल रहे हैं इंडिया की, दैट इंडिया विल बी रिप्लेसिंग दी मेजर ब्लॉक्स इन दी वर्ल्ड। सो दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उस मुकाम तक पहुंचना कि आपके कंधे इतने मजबूत हों कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को आप लीड कर पाएँ। सो इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए ये जनवरी 22 आई होप कि स्टार्स शुड फॉल इन प्लेस, एंड हमारी जो स्टोरी है डेवलपमेंट की उसको 4 सितारे 4 पंख लग जाएं और बहुत ही स्पीड से हम आगे बढ़ें। राम मंदिर जनवरी 22 डेट तो बेसिकली मुहूर्त के हिसाब से रखी गई है हिंदू माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, बट ये जो राम मंदिर है इसके कई सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये कितने बड़े एरिया में बनाया जा रहा है, जैसे 2.77 एकड़ जो बेसिकली पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। जब यूपी के अंदर में कल्याण सिंह गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उन्होंने 1 रुपये की लीज पे 2.77 एकड़ ज़मीन दी थी, और वही बेसिकली आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन करते हुए हम लोगों ने फॉलो किया है, मोदी सरकार ने फॉलो किया है इसको बनाने में। लार्सन एंड टर्बो ने एक मेजर रोल प्ले किया है, और राम लल्ला की जो स्टैच्यू है लॉर्ड राम की, उसको बेसिकली 51 इंच से ऊपर बनाने के लिए अरुण योगी राज ने ब्लैक स्टोन बहुत ही स्पेशल तरीके का, बहुत आर्ट एंड कल्चर में आपके ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और राम मंदिर के अंदर कितने बेसिकली दरवाजे होंगे, जैसे 44 गेट्स हैं उसके अंदर में, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंड 392 पिलर्स हैं। मेन तो 3 उसकी स्टोरीज़ हैं, लेकिन जाके आप देखें तो पता चलता है कि वो 4th स्टोरीज़ तक का आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है देखने में। देन अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिकली जब आर्ट एंड कल्चर में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी शैली में वो बनाया गया है। जैसे द्रविडन, एक जब साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पे मंदिर कुछ और तरीके के नज़र आते हैं,
और नॉर्थ इंडिया में किसी और तरीके के, नॉर्थ ईस्ट में किसी और तरीके के। तो ये जो वेसरा स्टाइल है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। ये बेसिकली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वाली बात है। एंड मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उड़ीसा से कई सारे टाइप के पत्थर आए हैं। ग्रेनाइट पत्थर एक मेन है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा राम मंदिर में लगाया गया है। ये तो एक बात रही, बट इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एक यहाँ पर ना रिलीजियस लीडर हूँ, ना एक पॉलिटिकल लीडर हूँ जो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में चला जाता है, ना मेरे को एक तरीके का एजेंडा है कि हाँ मैं एक चुनाव लड़ने जा रहा हूँ या मुझे कोई टिकट दे देगा। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड हैविंग कंटेंटमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है एक टीचिंग वाले वर्क में, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य बनाने से अच्छा मेरा इंटरेस्ट कुछ और है नहीं। तो आगे तो फ्यूचर है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको आगे पूरा करते हुए जाएंगे। नाउ ये जो राम मंदिर है, आज की डेट में हम देखें तो ये बनके तैयार तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिया है। और मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था जहाँ पर अयोध्या में रहने वाले हर धर्म के लोग, इवन हिंदू के अलावा जो मुस्लिम लोग हैं, वो इतने दिल से स्वागत कर रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखे, आप इस वाले वीडियो को देखो। वो राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। जय श्री राम। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता ही नहीं हिला। वो ये कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने घर से बाहर सो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनको मैं घर में सुलाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राइड एंड प्राउड का विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा जो अयोध्या के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना है, सेक्युलरिज्म का सिंबल हो नहीं सकता। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर भी जब आप फ्रंटियर गांधी का जो देखते हो, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो इस टाइटल को कैरी करते हैं और भारत के लिए पूरा का पूरा उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का वेलफेयर किस मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट कि हम लोग टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लें वगैरह वगैरह बहुत कुछ। नाउ राम मंदिर की तरफ हम वापस लौट के हुए आते हैं। तो मैं बेसिकली ओएसी साहब की बातों में नहीं जा रहा कि भाई मैं यदि टेक्निकल एस्पेक्ट में देखूं तो मुझे तो वो MIM जो है वो रजाकार से संबंधित नज़र आती है, जिन्होंने बहुत सारे स्टेट ऑफ हैदराबाद में मतलब हर रिलीजन के लोगों को मारा, लेडीज़ को नहीं छोड़ा। और आज तक के ये जो लोग बातचीत करते हुए हैं, रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और भी चाहते हैं कि बस कितने भी लोग मर जाएं और हम जीत जाएं। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड। आज की डेट में जो इलेक्शन मैंडेट है वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी है और सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और आप एक चीज़ याद रखो कि आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट, संघ है राज्यों का, ये प्रेफरेंस दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। फेडरेशन ऑफ स्टेट जैसा अमेरिका में होता है कि भाई वो लोग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी चाह थी एक साथ होने की, उससे ज़्यादा अलग थलग जगह पर दूर जाने की भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस थी। चाहे वो बेसिकली साउथ इंडिया का बहुत सारे स्टेट्स हों या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों या बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ के स्टेट हो, ये हर जगह चारों दिशाओं में 4 डायरेक्शंस में ऐसा हो रहा था। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली जम्मू एंड कश्मीर। आप साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में उठा के देख लो, आज तक ये डाइवर्जेंट फोर्सेस चलती हुई आ रही हैं। और अगल बगल के जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वो तो ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे जितनी भुखमरी फैली हुई है उतनी इंडिया में भी फैले। उनको बड़ी परेशानी होती है कि यहाँ पे इतना विकास हो रहा है, कैसे हमारे बम नहीं पहुँच पा रहे कि वो बेसिकली फूट जाएं। अब बेसिकली उन्होंने तो होली दिवाली अपनी वहीं पे पाकिस्तान में मनाना शुरू कर दी है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स को बना के जिंदा भी नहीं रखा जा सकता, तो पाकिस्तान के अंदर ही सुसाइड बॉम्बर फूट रहे थे। तो भाई आपकी करनी और आपकी भरनी, तो आप ही खुद तो परेशान हो ही रहे हो, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, इनोसेंट लोग जो गाँव में रहते हैं पाकिस्तान में, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो भी बेचारे गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उतनी है नहीं। उनसे जिन लोगों ने बोल दिया, रिलीजियस लीडर ने बोल दिया, वो उनकी बातों को मान लेते हैं। सो पढ़ाई लिखाई पहुंचनी ज़रूरी है, बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर के अंदर वुमेन को एक अच्छी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के अलावा बेसिकली माहौल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग सेफ फील करें। उसके लिए एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है, कुछ सिंबल्स की ज़रूरत है। एंड आई विल से दैट जनवरी 22 विल बिकम अ पायलट फोर्स
to have a robust Bharat 2047, right? I think ये हम लोग पहले ही अचीव कर ले जाएंगे जिस हिसाब से हमारे इमोशनल फ्लेवर्स नज़र आ रहे हैं। नाउ यदि मैं राम मंदिर की बात करूं, इसका एक इतिहास है। इतिहास में बेसिकली आपको पता है 11th and 12th सेंचुरीज़ में जिस तरीके से बेसिकली सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, उन्होंने इस भारत एरिया के अंदर में जो मंदिर बने हुए थे, कई सारे और दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, उन सबको तोड़ा। तो यही माना जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात लिखी हुई है कि अन इस्लामिक स्ट्रक्चर उस गुम्बद के नीचे पाया गया। और लगभग 14 से ऊपर जो पिलर्स थे उसमें हिंदू माइथोलॉजी की जो आर्ट एंड कल्चर वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो पाई गई। ये विश्व हिंदू परिषद के जो अशोक सिंघल हैं, उन्होंने भी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी उसके सामने ये बात बोली थी। लेकिन उन्होंने काउंटर किया कि भाई जब तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी थी जब 1528 के 50 साल बाद, तो उसमें उसका मेंशन क्यों नहीं था? दिस इज़ समथिंग जो आप रिमूव करना चाहते हो। ये तो बेसिकली क्या होता है ना कि बिल्कुल कोर रिलीजन से, चाहे वो सही है या गलत, मैंने जब इस चीज़ को क्लोजली स्टडी किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, हालांकि ये जो वीडियो है मैं एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, और जो हर बेसिकली रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नॉट नेसेसरीली हिंदू। और क्लास ख़त्म हुई थी अभी शाम को, तो उन्होंने बोला कि सर इसी आर्टिकल 25 को जो आपने पढ़ाया है, एक राम मंदिर का वीडियो बना दीजिए और थोड़ा सा नेचुरल बनाइएगा जिससे कि सारे लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग इसे एक सेलिब्रेट भी कर लेंगे, क्योंकि पहुंच तो नहीं पाएंगे अयोध्या में। तो उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि अपना 1 घंटा मैं इस वीडियो में लगाऊं और सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं मैं आपको बता पाऊँ। नाउ जो बाबर का सेनापति था मीर बाकी खान, उसने 1528 में यहाँ पर ये जो गुम्बद स्ट्रक्चर है वो इसने बना दिया। बेसिकली अब गुम्बद स्ट्रक्चर किस चीज़ का है वो भी नहीं पता, लेकिन हाँ उसने बना दिया। लोग फिर उसके बाद उसके ऊपर रिलीजियस लड़ाई हो गई। और बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि ये रिलीजियस लड़ाई लोकल नीचे वाले लोगों की नहीं थी, कुछ ऐसे लोगों की थी जो राजनीति का ख्वाब देख रहे थे। कुछ अपने ही धर्म के लोगों को मरवा के या दूसरे के धर्म के लोगों को मरवा के हम कैसे भी करके जीते जाएं। अच्छा, ये जीत जाएंगे तो फिर जो नीचे के लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके परिवार बचे रह गए हैं, उन तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा। राइट, सो दिस वाज दी थिंग्स। मैं स्पेशली बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर में बाद में ऐसे एविडेंसेस मिले कि बस पॉलिटिकल ख्वाब हैं आगे बढ़ने के, और दूसरी कोई बात नहीं थी। एनीवे, नाउ जब पहली बार 1883 में, मैं हिंदी के वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखने वाले काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंटशिप में ना होके वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। तो फर्स्ट एक बार राइट हुई, कम्युनल राइट, उसमें ये चीज़ हाईलाइट हुई। उससे भी पहले छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे। लेकिन 1949 में 21 और 22 दिसंबर की रात को बेसिकली एक प्रकाश पुंज आया और वहाँ पर राम लल्ला की जो मूर्ति है वो अपीयर हो गई, और जिसको देखने के लिए कई सारे लोग उमड़ पड़े। अब लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। ये बात उसी तरीके की है जैसे हम दूसरे धर्म में ईद मनाते हैं। तो ईद इसलिए बकरीद क्योंकि बकरी की बलि दी थी, इस्माइल को रोकना था। यदि मैं बात करूँ मुस्लिम धर्म की, तो उसमें ऊपर से उनके पैगंबर साहब आए थे जिन्होंने ये बोला था कि आप बकरी की बलि दे दो, चल जाएगा, आप इस्माइल की बलि मत दो। जब हम इतना बड़ा त्यौहार दूसरे रिलीजन में मनाते हैं तो ये बात भी यहाँ पर माननी चाहिए थी। राइट, तो ऐसा प्रकाश पुंज आया और 21-22 दिसंबर 1949 में बेसिकली ये मूर्ति यहाँ पे इकट्ठी हो गई। राम लल्ला अपीयर्ड, एंड राम लल्ला जो अपीयर्ड हुए वो बेसिकली जो गर्भगृह बोलते हैं, गर्भ मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनके वॉम में जो बच्चा होता है उसको हिंदी में गर्भ बोलते हैं। तो गर्भगृह ये वाला पॉइंट माना गया। अब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, चाहे कुछ भी हुआ हो, लोगों को अच्छा लग रहा है।
और लोग उस चीज़ को मान रहे हैं तो सभी लोगों को उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन फिर लड़ाई दंगा बढ़ने की वजह से वहाँ पर 1949 में ताला लगवा दिया गया ना। ताला लगवाने के बाद में वो खुला ही नहीं, उससे पहले जितने लोगों ने दर्शन कर लिए थे कर लिए। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये मान लिया गया कि यहाँ पर राम जन्मे थे। फिर उसके बाद जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी जो अपने शास्त्रों से अध्ययन के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि राम का जो जन्म का पॉइंट है वो यही है। नाउ आप यदि ये सोचते हो कि आज की पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है तो मैं आपको बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में इस एपिसोड के 3 साल के बाद जनसंघ बनाया था, जो आज की डेट में बीजेपी होता है, बीजेपी पार्टी का जो नाम है। तो यदि ऐसा होता तो वो पहले भी बना सकते थे इस चीज़ को, यदि इस मुद्दे को बना के रखना था। और तो और मैं इस 1949 के ईयर से सीधा सीधा आपको 1986 वाले साल में ले जाता हूं, जब डिस्ट्रिक्ट जज ने फैज़ाबाद के अयोध्या का जो डिस्ट्रिक्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि ये जो लॉक लगे थे इसको खोल दिया जाए। और उसका रीज़न सीधा का सीधा उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी जो है, मैं अभी इसको डिटेल में भी आगे बताऊंगा, राजीव गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए थे। इंदिरा गांधी जी 1984 में असैसिनेशन हो गया था, उनका ख़त्म हो गई थी। और कुछ ऐसे डिसीजंस जिसमें मुस्लिम रिलीजियस ब्लॉक को हैप्पी करने के लिए राजीव गांधी जी ने कानून बना दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए। मैं शाहबानो केस की बात कर रहा हूँ। अब शाहबानो केस में हस्बैंड को ये बोल दिया कि भाई आपको इतना पैसा देना पड़ेगा ज़िंदगी भर, जैसे एलिमनी होती है जो मुस्लिम धर्म में नहीं होती है, 3 महीने की जो इद्दत से बिद्दत वाली अवधि होती है, मतलब टाइम इंटरवल होता है, उसी में आपको देना है, उसके बाद टाटा बाय बाय। जबकि कानून ये कहता है कि आपको एलिमनी देनी है, और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी भी उसी स्पिरिट को फॉलो करवाएगा, और अच्छी भी बात है। तो उसी चीज़ को वहाँ पे मुस्लिम खुश हो गए, अब हिंदुओं को भी खुश करना था। अब इलेक्शन की रैली होनी थी, कई सारे लोग, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों ने ये बोला कि लास्ट मिनट पे जो एड्रेसेस प्रधानमंत्री करते थे इलेक्शंस के अंदर में, उसको चेंज किया गया। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बेसिकली ये माना जाता है कि पंचायती राज वहाँ से शुरू हुई थी, तो पंचायती राज के ऊपर एड्रेस होना था, और वो बेसिकली अयोध्या में इवेंट को अटेंड किए रादर देन नागौर डिस्ट्रिक्ट। और जो पंचायती राज का जो एड्रेस था, जो वर्डिंग थी, उसको चेंज किया गया रामराज में। तो रामराज का नाम लिया गया, भी गांधी जी भी रामराज की बात करते थे, उन्होंने सपना देखा था, तो राम तो सभी के हैं। सो दैट्स हाउ 1986 में उन्होंने ये खोला। आज की डेट में कांग्रेस हल्ला मचा रही है कि अरे ये एजेंडा बना दिया है। बेसिकली भाई सारे के सारे लोग स्वागत कर रहे हैं इस चीज़ का, आप किसी भी धर्म को देखो वो स्वागत कर रहा है। आप तो केवल पॉलिटिकल एजेंडा को लेके भाई हमें प्रधानमंत्री बनना है, वही मम्मी और बेटे के बीच का प्यार ज़बरदस्ती कि भाई मुझे चांद ला के दो, चांद ला के दो। अब बच्चे होते तो थाली ला के दे देते, लेकिन अभी तो बड़े हो गए हो ना, आप ज़बरदस्ती तो आपको नहीं बैठा सकते। आप कल के लिए कहोगे मुझे जहाज़ उड़ाना है मेरे चाचा जी की तरह, पापा जी की तरह, तो वही जहाज़ उड़ाओगे तो क्या करोगे, आप नीचे ही डुबा दोगे, जितने बैठे होंगे वो लोग और ख़त्म हो जाएंगे उस जहाज़ में। सो आना चाहिए ना, कैपेसिटी होनी चाहिए, मेंटल फिजिकल दोनों कैपेसिटी होनी चाहिए, लोग कन्विंस होने चाहिए। नाउ जब 1949 में ये जब दंगे फसाद हुए थे, तो मैं ये आपको बता दूं कि आज की डेट में जितने भी कोर्ट की जजमेंट है जिसको हमने मान के आज की डेट में ये राम मंदिर बनाया है, ये FIR नंबर 167, ये आपको अपने आंसर्स में भी लिखनी हो सकती है, 167/49, 168/49, ये हिंदी में है। 23 दिसंबर 1949 को ये रजिस्टर हुई थी, और जिस पे आज ये राम मंदिर बना है उस प्लॉट का नंबर है 583। ये आप नोट भी कर लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जब ये 1986 में यहाँ से सीधा का सीधा पहुँचता है मुद्दा, तो अब इसके आगे की जो कहानी है वो कई सारे मोड़ ले लेती है। आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस ने
1950 से जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी जी आ गई, सिंडिकेट इंडिकेट मतलब साउथ इंडिया का कांग्रेस और नॉर्थ इंडिया का कांग्रेस, इस तरीके से काफ़ी जद्दोजहद रही। लेकिन बाय एंड लार्ज 1976 की जो इमरजेंसी है उससे पहले तो पूरी की पूरी कांग्रेस थी, उसके बाद लेस देन 2 इयर्स टाइम दूसरी पार्टी आ गई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी की मोरारजी देसाई जी के अंडर में, फिर उसके बाद अगेन कांग्रेस। बीजेपी जो आज की है वो तो 95 के बाद में कहीं अपीयर हो रही है, राइट। पहले 13 डेज की बनी, फिर उसके बाद थोड़े से और टाइम इंटरवल के लिए बना, फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट जो देखने को मिली हमने 2002 में देखने को मिली। तो ये सब कुछ एक पार्टी स्पेसिफिक एजेंडा है, ये नहीं है। मैं अगेन ये कहूँगा कि ये नेशनल पर्सपेक्टिव एजेंडा है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था वो इमोशनल एनर्जी पे लड़ा गया था, और लोग ये कहते थे हम गोलियों से नहीं डरते, हम यहाँ पर कोई हलवा पूड़ी नहीं खाने के लिए नहीं आए हैं, हम गोली खाने के लिए आए हैं, चाहे वो जनरल डायर हो या कोई भी हो। तो उसको हमने जब भगा दिया तो इतनी बड़ी इमोशनल एनर्जी, इतनी बड़ी कलेक्टिवनेस डेवलपमेंट के लिए कितनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन सकती है, ये आप सोच सकते हो। डेवलपमेंट दिमाग के धागे को पकड़ के नहीं होता, डेवलपमेंट दिल के धागे को पकड़ के होता है, और जो दिमाग का यूज़ करवाता है कि हमें इस मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, जो सब लोगों के लिए डेवलपमेंट लेके आए, सब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेके आए, राइट। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रली इट शुड बी वेलकम्ड। नाउ 1986 के टाइम पर शाहबानो के केस को लेते हुए 1986 में राम मंदिर के जो द्वार हैं वो खोल दिए गए। मुस्लिम धर्म ने ये बोला कि भैया राम मंदिर के द्वार भी खोले गए। डीडी जो नेशनल न्यूज़ चैनल है उस पर उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, भीड़ उमड़ पड़ी, और एक रिलीजियस फ्लेवर भी चल रहा था, क्योंकि सरदारों ने बेसिकली उस वक्त की जो सिख कम्युनिटी थी वो इसलिए पीछे की साइड में थी क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो असैसिनेशन थी वो उन्हीं के सिक्योरिटी जो गार्ड थे वहाँ पर, जो सरदार थे, उन्होंने किया था। और उससे भी पहले यदि हम हिस्ट्री में जाएं, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा दैट जर्नैल सिंह भिंडरवाले जो थे वो संजय गांधी बेसिकली जो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने बुलाया था, फिर वो ऑफेंड हो गए, पाकिस्तान की हेल्प से पंजाब को पूरा का पूरा कैप्चर करना चाहते थे। तो उस ही चीज़ों के चलते हुए इंदिरा गांधी जी शायद हो सकता है कि सेंटिमेंट्स एक पर्टिकुलर उस स्टेट के नहीं समझ पाई, उनके बेटे जो संजय गांधी थे वो समझते थे। उनके ख़त्म होने से जर्नल सिंह भिंडरवाले का भी लुक आफ्टर नहीं हुआ, जो वादे थे वो भी नहीं हुए, और उन्होंने इलेक्शन में मदद भी की थी, चाहे वो अकाली दल हो। मतलब ये पंजाब की पूरी एक अच्छी कहानी है, मैं किसी और वीडियो में आपको सुनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे। तो उनकी जो बेसिकली डेथ हुई तो ये कम्युनल फर्वर ऑलरेडी ऑन था। अभी यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस जो कमेटीज़ थी वो इसलिए बन गई क्योंकि सारे लोग ये चाहते थे कि हमें इलेक्शंस में सीट मिल जाए, और दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता बड़े लोगों का। मैं आपको बस ये बताऊं कि बस ये चाहते हैं कि कुछ लोग मरें और हम लोग इलेक्शन जीते जाएं, राइट। आप एविडेंटली देख लो, अपने ही अगल बगल वाले घरों में देख लो आपकी कितनी दोस्ती है, जो आपके रिलीजन के हैं भले ही या दूसरे रिलीजन के हैं, वो आपके कितने काम आते हैं। इट इज़ समथिंग विच इज़ ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट, ह्यूमैनिटी, राइट, सबसे बड़ी चीज़ होती है। एनीवे, नाउ 1989 फरवरी के महीने में कुंभ का मेला था। बेसिकली इलाहाबाद के अंदर संगम है 3 नदियों का, और वहाँ पर 12 साल में एक मेला लगता है जिसको कुंभ का मेला बोलते हैं, और मैंने भी अटेंड किया है। बेसिकली मेरे को याद है, मैं नहाया हूँ, बस से हम लोग गए थे फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद। और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने ये बोला कुंभ के मेले में, उस लोगों के सामने आह्वान किया कि 9 मंथ्स के अंदर, 9 महीने के अंदर, फरवरी महीने से हम शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास मतलब शिला मतलब स्टोन, वहाँ पे हम लोग पत्थर रखेंगे आगे बढ़ने का, राम मंदिर बनाने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के बहुत अच्छे बड़े लीडर थे अशोक सिंगर, जो इसकी अगुवाई कर रहे थे आगे चल के। तो जब ये डिक्लेरेशन हो गया तो सेंटर के अंदर में सरकार बनी हुई है बेसिकली कांग्रेस की। बूटा सिंह जी उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे। राजीव गांधी का जो असैसिनेशन 1991 में हुआ, जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस आई, बीजेपी तब भी नहीं आई थी, राइट। थोड़ी देर के लिए चंद्रशेखर जी बने थे, लेकिन फिर वो कोई एक
जासूस स्कैम हो गया, उनकी सरकार गिर गई, फिर इलेक्शन के बाद में नरसिम्हा राव की सरकार आई। मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। कमिंग बैक कि जब 9 महीने का उन्होंने बेसिकली ये किया कि यहाँ पे शिलान्यास होगा, तो उस शिलान्यास में बेसिकली बूटा सिंह जी एंड नारायण दत्त तिवारी उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो दोनों वहाँ मौजूद थे, राइट। एंड उस वक्त लोगों को ये बोला कि पूरे के पूरे देश से, जैसे आज विकसित भारत यात्रा चल रही है, हर जगह से लोग निकल के आ रहे हैं और विकसित भारत यात्रा में लोगों को ये पता चल रहा है कि कितनी सारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू उन्हें लाखों का फ़ायदा सरकार देना चाहती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। 11 करोड़ से ज़्यादा, मतलब आज की डेट का मैं यदि अमाउंट लेके चलूँ तो 11 करोड़ प्लस पीपल हैव रजिस्टर्ड, उनको कार्ड मिल चुका है और एक ही कार्ड के थ्रू वो सारी की सारी अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस वक्त ये बोल दिया कि भाई जो शिलान्यास मतलब जो स्टोन है राम मंदिर बनाने के लिए, वो हर घर से, हर जगह से आना चाहिए। तो जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है, कंपनी अपना नाम लिख देती है, तो उसके जगह पे राम, तो राम नाम की जो ईंट थी वो अयोध्या में पहुंचाई गई। और कार सेवक जो होते हैं बेसिकली काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे, हो गए 9 महीने के बाद। लेकिन उस 9 महीने में क्या हुआ, इतना आसान नहीं था हर तरीके से लड़ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम लोगों के बारे में बोला जाता है ना कि हमें जहाँ डेस्टिनी पहुँचाना है वो पहुँचाएगा, हर जगह की अपनी एक डेस्टिनी है। इस चीज़ को यहाँ पे जनवरी 22 को आना था तो ये आया है। तो यदि हम उस ऊपर वाली डिवाइन फोर्स को मानते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का ऐसे ही वेलकम करना चाहिए। कितना रोकेंगे, कितना आप कोशिश कर रहे हो कि मैं यार पहले अटेम्प्ट में IAS बन जाऊं, नहीं मैं तो कुछ भी हो जाए कर लूँगा, लेकिन जब तक आपकी किस्मत में नहीं लिखा ना कि भाई दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में तू रगड़ रगड़ के बनेगा IAS या IPS, तब तक आप नहीं बनोगे। कुछ लोग तो बीच में छोड़ देंगे, क्यों अपने आप को 4 इयर्स तक रगड़ें। लेकिन यदि आपकी किस्मत में लिखा है आपको IAS IPS बनना है, तो आप प्राइवेट जॉब भी करोगे, कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी बनेगी कि आप उसे छोड़ोगे, फिर आपका मन करेगा कि मैं अटेम्प्ट दूं, चाहे कोई भी इमोशनल रीज़न भी बन सकता है, और आप उस जगह तक पहुंच जाओगे। ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हम लोग भी आजकल एक सीरीज़ चला रहे हैं शॉर्ट्स में कि कितनी मुश्किलों में कुछ लोग IAS बनते हैं। उन शॉर्ट्स को आप ज़रूर देखें, लाइक भी करें, जिससे आपको नोटिफाई हो जाए कि नया शॉर्ट आ गया है। नाउ फैज़ाबाद के अंदर ये 9 मंथ्स में जब शिलान्यास का अनाउंसमेंट हुआ था, तो अनाउंसमेंट राम मंदिर की बात को लेकर उस वक्त के बूटा सिंह जी हों या राजीव गांधी जी हों, उन्होंने ये बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक है। लेकिन 1000 लोग मर गए या मरवा दिया गया पॉलिटिकल गेन्स के लिए उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने, राइट। इसकी जिम्मेदारी आज कौन लेगा? पार्लियामेंट में भी बात नहीं होती, कहीं पर भी बात नहीं होती। ये बलिदान है उन लोगों का, देशवासियों का बलिदान है। और इसमें हिंदू ही शामिल नहीं थे, मुस्लिम भी शामिल थे। और ये आज की बात नहीं है, ये 1949 से वहाँ के लोगों की आस्था थी कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हिंदू, इट इज़ अबाउट मुस्लिम्स ऑल्सो। वीडियोज़ आर अवेलेबल। एंड ऑल्सो आप ये देखो कि जिस दिन 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसको लेकर आडवाणी जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी उतने खुश नहीं थे और उन्होंने मिठाई नहीं खाई। उन्होंने माई कंट्री माई लव के बारे, मतलब अपनी जो किताब है आडवाणी जी ने, उसमें लिखा है ये चीज़ कि मंदिर बनाने की बेसिकली हमारी पहल जरूर थी, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो टूटे, ये हम लोग नहीं चाहते थे। और उस दिन लोग मिठाई बांट रहे थे नीचे के, तो उन्होंने मिठाई नहीं खाई। और उन अटल बिहारी वाजपेयी जी अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट, राइट। हमें अपनी बात को रखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे की बात वैसी ही रह जाए। लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड जो बात चली कि भाई जो राम राज्य और PRI की बात क्रेडिट लेने के लिए आप राजीव गांधी जी कर रहे हैं, तो बूटा सिंह जी ने विश्व हिंदू परिषद का फेवर क्यों नहीं किया? अशोक सिंघल को इतनी परेशानी क्यों हुई? साधु संतों का डेलीगेशन मिला बेसिकली 3 अक्टूबर 1990 को प्रेसिडेंट के पास कि भाई
जो 9 महीने वाला उन्होंने टाइम दिया था कि शिलान्यास के बाद में जब राम मंदिर बनना है वापस आप ले लो, जो साधु संतों का डिक्लेरेशन था, बूटा सिंह जी ने बोला, तब भी उन्होंने बोला कि आप अपने तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए। साधु संतों का ग्रुप प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के चौहान साहब होम मिनिस्टर, उन सबको रिक्वेस्ट किया अलग अलग चैनल से, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जितने भी दूसरे लीडर हैं, उन सब ने अपने एड्रेसेस में एक ही बात कही, कल्याण सिंह जी को मिला के, कि हमने कोर्ट के आदेशों का पूरा पालन किया है, उसी हिसाब से आगे की गाड़ी चली है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो मीटिंग होती है, उसमें कल्याण सिंह जी उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात बोली कि ना तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने दूंगा मैं, और ना वहाँ पे मैं गोली चलने दूंगा। मतलब गोली नहीं चलाऊंगा तो गोली नहीं चलाऊंगा। लोगों को क्यों मरना है एक केवल सिविल डिस्प्यूट की वजह से? ना कोई चोरी है, ना कोई मर्डर है, इसके लिए लोग मरे, उसके लिए गोली चले, ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं अपने चीफ मिनिस्टर रहते हुए नहीं होने दूंगा। सो दिस इज समथिंग विच इज गुड एंड कमिंग फ्रॉम नॉट अ रिलीजियस पर्सन बट फ्रॉम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको पीपुल्स की मैंडेट के हिसाब से सरकार का, जो राज्य की सरकार है, उसका मुखिया बनाया गया एज अ चीफ मिनिस्टर। नाउ जब हम लोग डेट के हिसाब से आगे आते हैं तो 25 सितंबर 1990 साधु संतों ने इधर बोला कि हम बेसिकली आगे बढ़ेंगे 9 महीने के अंदर शिलान्यास के बाद। 25 सितंबर को आडवाणी जी ने ये बोल दिया कि हम रथ यात्रा करेंगे सोमनाथ से लेके अयोध्या तक की। अब इसमें हजारों लाखों लोग थे, लेकिन आप इस कांग्रेस सरकार की बात को देखो जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था राम राज्य को। इन्होंने आडवाणी जी को 23 अक्टूबर को अरेस्ट करवा दिया समस्तीपुर में। एंड लालू जी उस वक्त हुआ करते थे, उनको पूछो तो कहा हमको कुछ पता नहीं है, ये रास्ते से जा रहे थे, हमने अरेस्ट कर लिया। बाद में कोर्ट ने जरूर ये बोला कि आप नहीं इसको रोक सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, उसमें मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी, चाहे आप रोड से जाओ, पानी से जाओ, बाई एयर जाओ, किसी भी तरीके से आपको नहीं रोका जा सकता। सो ये बेसिकली गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। एंड इसके चलते उस वक्त की जो सरकार थी बीजेपी की सपोर्ट से बनी हुई थी, बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले ली, सरकार गिर गई। दोबारा कांग्रेस की हेल्प से सरकार बनी चंद्रशेखर राव। अब मैं 1989 में दोबारा इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बेसिकली उस वक्त कांग्रेस अपने तरीके से साइड में थी, आज की बीजेपी अपने तरीके से साइड में थी, चाहे वो हिंदू से रिलेटेड चीज़ हो या मुस्लिम से रिलेटेड चीज़ हो। एक तीसरी और धारा निकल रही थी जो रिजर्वेशन के बेस पर बेसिकली आगे बढ़ना चाह रही थी। मंडल कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ क्लास में। बेसिकली अभी जो क्लास ऑफलाइन ख़त्म हुई है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसमें सब कुछ मैंने मंडल कमीशन का डिस्कशन किया था। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 किस तरीके से एक्सटेंड हुआ अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए, तो उसके प्लांक पे ये गवर्नमेंट आई थी। एंड चंद्रशेखर राव के छोटी सी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए 1991 में, राजीव गांधी जी ख़त्म हो गए श्री पेरुम्बदूर पार्क में, चेन्नई के अंदर में, एंड नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने। अब नरसिम्हा राव के अंडर में ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, और उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी, स्टेट में इलेक्शन जो हुए थे वहाँ पर बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर में, MP के अंदर में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में आई। यूपी में आई जहाँ पे अयोध्या है, फैज़ाबाद है, राम मंदिर वहीं पे बन रहा है, तो हम लोग यूपी को ही यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बन गए जून 1991 में, और 1 महीने के अंदर अयोध्या गए, और वहाँ पर जाकर क्या बात बोले हैं ये आप देख लीजिए। वहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी कि राम लला हम आए हैं, मंदिर
यहीं बनाएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, मंदिर यहीं बन गया। जिसने ये बात कही चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने, ये उस डिवाइन फोर्स का केवल और केवल एक कठपुतली मात्र बंदा था। और भी कई सारे लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मोदी जी हैं, ये सब ऊपर वाले की जो है ना एक बेसिकली पपेट्स हैं और कुछ नहीं हो रहा। वो एक लीला को रचा के रखा हुआ है जिसको हम लोग सारे मान के चल रहे हैं। देखा किसी ने भी नहीं है, बट एक आस्था है मन की। चाहे वो गांधी जी कहते हैं, चाहे मुझे राम कहो या रहीम कहो, मैं तो बस वो हूँ जो आपके मन की शांति से रिलेट करता हूँ। नाउ इसके साथ साथ में कल्याण सिंह जी की सरकार ने एक चीज़ और की, जो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 रुपये में 2.77 एकड़, जिसका जो आज की डेट का जो एरिया है राम मंदिर का वो इतना ही है, 1 रुपये में यूपी की सरकार ने दे दी थी राम भूमि न्यास ट्रस्ट को। ये एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको कर दिया है इन सर्किल। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एड्रेस में ये चीज़ बोली थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, बेसिकली अपील हुई थी फैजाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था कि फैजाबाद के जो कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट है उसी का पालन करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी एज एन अपील, विश्व हिंदू परिषद लेके गया था, वहाँ पर भी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हुआ था उसी का पालन हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही कहा अपने सार्वजनिक बेसिकली एड्रेस में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वहाँ पर निर्माण नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। भजन कीर्तन कलेक्टिव नहीं होता, वहाँ पर नुकीले पत्थर निकले हुए थे, ज़मीन को समतल करना पड़ेगा। भजन कीर्तन में एक बेदी भी बनती है जिसमें आग लगाई जाती है, जो यज्ञ होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए सारे के सारे इंतज़ाम करने पड़ेंगे, पानी का, खाने का, उन लोगों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो वो हम कर सकते हैं। और बीजेपी कहें, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहें, आडवाणी जी कहें, हम लोग केवल उस कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन उन कार सेवकों का क्या जो हर प्रदेश से आ रखे थे, 2 से 3 लाख कार सेवक, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई मैं इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता जो राम 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 कह के आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ की जो फोर्स है पुलिस, वो उन पे गोली कैसे चलाए जो खुद राम को मानती है, रहीम को मानती है। और ये लोग कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग जय हिंद जय भारत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? और जब बूटा सिंह ने ये बोला अपने होम सेक्रेटरी के एडवाइस पे कि वहाँ आर्टिकल 356 लगा दें या सेंट्रल फोर्सेस को भेज दें, तो कल्याण सिंह जी ने उनको आगे की पूरी विजुलाइज कर दी थी सिचुएशन कि आप एक सिविल वॉर करा देंगे यहाँ पे, और तो और पुलिस एंड सेंट्रल फोर्स आपस में लड़ जाएंगी। कितनी ब्लैक इमेज हो जाती यदि जो सेंटर की उस वक्त जो कांग्रेस है इस रिस्पॉन्सिबल प्रपोजल को, जो उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, आर्टिकल 356 का इम्पोज करने के लिए मान लेते। खोल गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। And also this divine force brought Supreme Court in picture in that same evening। उसी शाम को जब आर्टिकल 356 लगना था, सुप्रीम कोर्ट को लेके आई कि हम इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं अनदर डे। तो होम सेक्रेटरी की एडवाइस पे उस आर्टिकल 356 के डिसीजन वो जो लागू करना था उसको रोक दिया गया। सो इट वॉज ऑल हैपनिंग सुपर नेचुरली ऑल्सो, एंड इट इज़ हैपनिंग टिल डेट सुपर नेचुरली। सो आगे अब यदि हम बढ़ते हैं तो अशोक सिंघल जो वीएचपी के थे, वो चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी से उन्हीं दौर में मिले। ये बेसिकली 6 दिसंबर 1992 से पहले का सारा मैटर चल रहा है। जून 1991 में कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बन के आए। 6 दिसंबर 1992 को स्ट्रक्चर जो है वो डेमोलिश हुआ। दूसरे लोग बोलते हैं बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, बट आई विल से एज अ न्यूट्रल पर्सन, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्ट्रक्चर का बेसिकली डेमोलिशन। तो
उस वक्त जो 6 दिसंबर 1992 से पहले की जस्ट ये बातें हैं, तो अशोक सिंघल ने, जो वीएचपी के लीडर थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी से ये बोला कि वहाँ पे आपने बैरिकेड लगा रखे हैं, लोग अपने पूजा के स्थल पे नहीं जा पाते, राइट, वहाँ पे नुकीले पत्थर लगे हुए हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उस जगह को फ्लैट किए जाए। ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर ने लॉ एंड ऑर्डर से, पुलिस से ये बोला कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, लेकिन लोगों को जाने दें, क्योंकि वो अपने रिलीजन को लेके जा रहे हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का किसी भी तरीके से पालन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेकर 28 एक्सक्लूसिवली रिलीजन की बात करते हैं, जिसको हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। इसमें 25 बेसिकली क्या है कि राइट टू कॉन्साइंस, राइट प्रैक्टिस, प्रमोट, प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ चॉइस। एंड आर्टिकल 26 जो है वो बात करता है मैनेज द रिलीजियस प्रॉपर्टी। अब ये जो राम मंदिर है, इसके मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट बनी हुई है, ये सब कुछ पालन हो रहा है आर्टिकल 26 के अंडर में। 27 बेसिकली कहता है कि किसी भी तरीके का जो टैक्स हमने लगाया है लोगों के ऊपर, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए काम नहीं होगा। मतलब ऑल दी रिलीजन के लिए हो सकता है, बट पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होगा। एंड 28 इज अबाउट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो स्टूडेंट का ग्रुप हो, टीचर का ग्रुप हो, तो हम उनको कंपल्सरीली ये नहीं बोल सकते कि आप आओ और इसको अटेंड करना जरूरी है, नहीं तो आपको निकाल देंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपना इंस्टीट्यूट ही खोला है रिलीजियस फर्वर को आगे रखने के लिए, वहाँ पे वही लोग जाएंगे जिसको चॉइस होगी वहाँ जाने की, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं जा सकता। सो दैट्स हाउ दीज 4 आर्टिकल्स आर very very important fundamental right for every citizen in India. Now basically 31st अक्टूबर, ये 31st अक्टूबर, उसके बाद नवंबर लग जाएगा, राइट, और जस्ट वो डेमोलिशन वाला डे आने वाला है, उसी टाइम पे ये सारे के सारे इवेंट चल रहे हैं, राइट। भगवा झंडा, भगवा एक कलर होता है, राइट, ये भी मैं कलर नियर टू भगवा थोड़ा सा पहने हुए हूँ, लेकिन भगवा कलर जैसे आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी, एक भगवा कलर होता है, तो उसका झंडा वहाँ पे लगाया। एंड ये ना कोई अपना बीजेपी का एक एजेंडा है, ये लोगों की आस्था है, लगाया, उसका स्वागत होना चाहिए था, इशू नहीं बननी चाहिए थी। एनआईसी की मीट में कल्याण सिंह जी ने बोल दिया दैट हम लोग कोर्ट का ही पालन करेंगे, कोर्ट का ही पालन हुआ। नरसिम्हा राव सेंट्रल फोर्सेस को भेजना चाहते थे, लेकिन कल्याण सिंह जी ने मना कर दिया कि भाई ऐसा मत करना। 356 भी लगाने वाली जो बात थी, वीएचपी ने बोल दिया कि यदि आपने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त किया तो लोगों का गुस्सा और जो साधु संतों की आस्था पे जो ठेस पहुँचेगी उसे आप रोक नहीं पाएंगे, और ये फीवर जो है वो दिल्ली तक ऊपर चढ़ जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और उस वक्त जैसे आप देखो 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट इतना बड़ा था कि उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, और मैं ये कहूँगा अन्ना हजारे के करप्शन ने जो हाईलाइट किया है कांग्रेस की सरकार को, उसी की वजह से मौका मिला है दूसरी सरकार को आने का, जो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार बेसिकली अपने लिए अच्छा तो काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो करप्शन किया, निर्भया कांड हुआ, उन सब की वजह से आज की सरकार आई है। और दोबारा लोगों ने मैंडेट दिया इस सरकार को, क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात करती है, राइट। I tell you, the emotional religious force is a driving force to fetch more and more bread and butter from not within India. It is coming from every part of the world. You see, it is not made in India today. It is come and make in India. इतनी ज़्यादा assertion हर किसी में नहीं हो सकती, उसी में हो सकती है जो दम रखता है कि भाई हम इनवाइट करते हैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, और हम इसे भीम की तरह पूरा भी करेंगे। भीम मतलब 5 पांडवों में एक ऐसा भाई था जो बहुत शक्तिशाली था, वो 5 भाइयों को उठा के और माँ को साथ में लेके चल सकता था। एनीवे, नाउ 9 जुलाई, जस्ट 3 महीने पहले, विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली प्लान किया, टेम्पल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 50 से 60 हज़ार कार सेवक वहाँ पे हो भी गए, पहुँच भी गए। बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि भाई साधु संतों से आप डायरेक्टली बात कर लो,
कल्याण सिंह जी की सरकार जो थी बीजेपी की, क्योंकि वो हमारे अंडर में नहीं आते हैं, राइट। तो 23 जुलाई 1992, राइट, 3 महीने पहले ये बात हुई थी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये डेलीगेशन मिला था, प्रेसिडेंट से मिल रहा है साधु संतों का डेलीगेशन, जो आज की डेट में आप देखो कांग्रेस की सरकार में कितना पॉसिबल नहीं था। और जो मुर्मू साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हर किसी से मिलती हैं, जाके झाड़ू भी लगाती हैं बेचारी एज अ लेडी। तो कितना बड़ा सिंबल बन जाता है हर कंट्री मैन के लिए कि देखो साफ सफाई कितनी ज़रूरी होती है। देखने में काली है लेकिन मन तो बहुत साफ है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर साधु संतों के जो डेलीगेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम 3 महीने के लिए ये जो कार सेवा है इसको टाल देते हैं, बूटा सिंह जी जो प्रेसिडेंट थे उनकी रिक्वेस्ट पे। लेकिन उस टाइम पे मैं ये देखता हूँ, बूटा सिंह जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये बोला कि कैसे आपकी जो एजेंडा है उसको हम पीसफुली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये 3 महीने के अंदर में क्या क्या हो रहा था। 3 महीने के अंदर में आपको मैंने बताया था जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, BMAC एंड VHP, अशोक सिंघल साहब और दूसरे लोग मिल रहे थे, ये आपस में लड़ रहे थे। उनका एक ही बात थी, जो BHP बोलेगी, अशोक सिंघल जी बोलेंगे, उसको जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है वो खारिज कर देगी। उनका कहना भी था कि भाई जो बात हम बोलते हैं उसे आप खारिज कर देते हैं तो फिर बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, हम सारी की सारी बातें पहले ही क्लियर कर चुके हैं, मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यदि चाहती, रेस्पॉन्सिबल होती, तो ये जो अनफॉर्चुनेट डे था 6 दिसंबर, वो नहीं आता, इतने सारे लोग जो मरे थे वो नहीं ख़त्म होते। एनीवे, क्योंकि प्रोपेंसिटी किसी एक मोमेंटम चला हुआ आ रहा है किसी मूवमेंट का, यू कैन नॉट स्टॉप। साधु संतों का डेलीगेशन हो या VHP का डेलीगेशन हो, एक छोटे से 4-5 लोगों को कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, 2 लाख लोगों को नहीं छोड़ सकते हो। नाउ ये सब बातें कि काला पत्थर के अंदर में हिंदू का जो आर्ट एंड कल्चर है, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ये बेसिकली एक टेस्टामेंट बनता है जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था जब 2019 में 2019 में डिसीजन दिया था निर्मोही अखाड़ा को भी एंड रामलल्ला को पार्टी बनाते हुए कि यस ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे मंदिर बनेगा 2.77 एकड़ में। मस्जिद के लिए दूसरी जगह हो सकती है और हर किसी एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए आई एम थैंकफुल कि इतना न्यूट्रल डिसीजन इंडिया की जुडिशरी ही दे सकती है, राइट। स्पेशली पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो तो बिल्कुल नहीं दे सकती। वहाँ पे तो खैर हर 15-20 साल में ऐसा होता है कि मिलिट्री जो कमांडर होता है ना वो आ जाता है, जी मैं बनाऊंगा सब कुछ, मतलब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। एनीवे, नाउ बेसिकली अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। पूरा का पूरा देश अब इंतज़ार कर रहा है केवल एक डेट का, इस 8 नवंबर का। क्यों? क्योंकि साधु संतों के डेलीगेशन ने 3 महीने का टाइम बूटा सिंह साहब को दिया था। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरी जगह पे ध्यान दिया और ये सोचा कि मैं कैसे प्रेसिडेंट आगे चल के री-इलेक्टेड हो जाऊं। ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उसके रीज़न भी दिखाऊंगा। नाउ एक बात और, बूटा सिंह जी सरदार थे, सरदार ने ही इंदिरा गांधी जी को ख़त्म किया था। इंडिया का एक दिल इतना बड़ा हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में वो अदरवाइज ना सोचे, नहीं तो राजीव गांधी जी भी उस वक्त सोच सकते थे। मतलब मैं ये एक ख़त्म हो गए वो, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इट वॉज ऑल न्यूट्रल। मे बी फॉर द पॉलिटिकल रीजन्स इट मे हैपन, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट कनेक्टेड टू रिलीजन दैट दीज पीपल आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन डेली डिबेट। मतलब मेरा कोई लालच नहीं है कि मेरे को कोई टीवी चैनल इस तरीके से डायरेक्टली बुलाएगा, मैं तो तब भी हर किसी को काउंटर करूंगा डिबेट में भी जो गलत बोलेगा। एंड वो सब्जेक्टिव बोलते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव बोलूँगा, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो दैट्स द मेन थिंग, लोगों को गुमराह करना सही बात नहीं है किसी भी तरीके से। ना उस वक्त के होम सेक्रेटरी मदन गोडबोले थे, उनकी एक किताब है जो एग्ज़ाम में UPPCS के एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, UPSC में भी आ सकती है। उस किताब का नाम है बेसिकली अनफिनिश्ड इनिंग्स। उसमें उन्होंने यही सारी की सारी चीज़ें बताई हैं कि ये जो आर्टिकल 356 का जो आइडिया था
वो किस तरीके से एक सुपर नेचुरल तरीके से वो जिस दिन लगना था तैयारी पूरी हो चुकी थी, किस तरीके से खाना पहुंचेगा, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको कैसे वो बाई रोड बाई ट्रेन सारे इंतजाम हो गए थे, कैसे वो मूव करेंगे ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट, राइट, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अयोध्या, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया. इट इज़ देयर इन दिस बुक. नाउ पीएम और चीफ मिनिस्टर की इसी दौरान में मीट भी हुई. बूटा सिंह जी, सॉरी, जो नरसिम्हा राव हैं और कल्याण सिंह जी, तो उन्होंने एक ही बात बोली, ये साधु संतों की बात है या वीएचपी की बात है, मैं इस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकता कल्याण सिंह जी, लेकिन आप इस बात को कैबिनेट कमेटी में तो रखो. तो कैबिनेट कमेटी में बात रखी, लेकिन वही वो टालने की कोशिश. बट एनआईसी में एज अ रेस्पॉन्सिबल मैन कल्याण सिंह जी ने ये बात बोली कि मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखूँगा, कोर्ट का जो डिसीजन है उसका पालन करूँगा. एंड तीसरी बात, मैं इस सिविल मुद्दे की वजह से गोली नहीं चलाऊँगा, गोली नहीं चलाऊँगा, गोली नहीं चलाई. ये उन्होंने अपने एड्रेस में बोला भी है. नाउ वीएचपी की वार्निंग भी आ गई थी 356 में, जी मैंने आपको बताया. एंड उस वक्त के गवर्नर जो थे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम पर गवर्नर कौन थे? सत्यनारायण साहब जो थे, उनकी रिपोर्ट के बेस पे ये होना था, लेकिन ये बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एजर्शन की वजह से हुआ नहीं. एंड दूसरी जो आडवाणी जी की किताब थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माई कंट्री माई लाइफ, उसमें उन्होंने ये बेसिकली अपना शोक व्यक्त किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कभी ये सीरियस कोशिश नहीं की कि इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल कर पाए. नहीं तो ये अनफॉर्चुनेट डे नहीं आता. और यदि वो वास्तव में इतने खुश होते तो मिठाई नहीं खाते. राइट. इट मीन्स कि आज की जो सरकार है, कोई कुछ भी कहे, राइट, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारे पक्षों को ध्यान में रख के चलने वाली सरकार है. यदि ऐसा न हो तो आप देखो, मैं मुंबई में रहा हूँ, वहाँ पे इतनी बड़ी हाजी अली की दरगाह है, मैं 3-4 बार गया, बैठता था वहाँ पे, शांति मिलती थी. राइट. हम लोग अजमेर चिश्ती में चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं. राइट. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और तो और जब बेसिकली दूसरे फेस्टिवल होते हैं रिलीजन के, प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी की पूरी विशेष आती हैं. क्या ऐसा पाकिस्तान में होता है? आप सोच के देखो कि ये वर्ड ही बेसिकली रिलीजियस ओरिएंटेड है. उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट वी आर इस्लामिक कंट्री. इंडिया, यदि भारत जो है वो भी ऐसा चाहता कंपटीशन के तौर पे लिख सकता था, नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं आता. नेपाल हमारे यहाँ पे बगल में हिंदू राष्ट्र था, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता अपनाया है. तो ये जो फरवर उठा हुआ है, ये नीचे के लोगों को गुमराह करता है. और इस चीज़ की जो शुरुआत है वो अपॉर्चुनिस्टिक लोग करते हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं, और उनके इंटेंशंस पे ना डाउट करते हुए जो नीचे के लोग हैं वो उन्हें बिलीव कर जाते हैं. उन्हें ये नहीं पता कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो केवल एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं, उस इफेक्ट में उनके घर की रोजी रोटी जाएगी, उनका एम्प्लॉयमेंट जाएगा, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी. ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. मैं 31st की नाइट को एक वीडियो देख रहा था लाल चौक का. ऐसा वीडियो हमारी आज़ादी से पहले कभी भी नहीं आया कि रात को 12 बजे इन दी चिलिंग टेम्परेचर वहाँ पे बच्चे, लेडीज़, सारे लोग एक सेलिब्रेशनल मोड में हैं. जैसे ऐसा लग रहा है कि वो कोई लंदन की छोटी सिटी का पिक्चर हो, राइट, या न्यूयॉर्क की छोटी सिटी का पिक्चर हो. राइट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू मे गूगल इट एंड यू मे सी दैट लाल चौक इज इन श्रीनगर. राइट. इट इज़ कॉल्ड एज डेवलपमेंट. राइट. अभी तक जो हो रहा था पिछले 50 साल से ऊपर से, वो डेवलपमेंट के दूसरे एस्पेक्ट थे जो फ़ायदा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को पहुंचा सकते थे. नाउ 5 दिसंबर 1992 में बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी लखनऊ में रैली कर रहे हैं, और उसमें ही ये उन्होंने बताया कि भाई
कोर्ट ने ये बोला है कि हम स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे ज़मीन समतल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भजन कीर्तन करना है, बेदी बना सकते हैं, राइट। तो वो सारे के सारे काम हुए। एंड कभी बेसिकली कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने अपनी सेंट्रल फोर्सेस की बसेस को छोड़ा, तो फिर जो नीचे के जो लोग हैं इमोशनल एनर्जी वाले, उनको रोकना तो वहाँ की सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि कैसे रोका जाए। कितने लोगों के ऊपर गोली चलाएंगे? 2 लाख जो हैं वो उन लोगों को मरवा देंगे। इट वॉज नॉट पॉसिबल। सो इट वॉज ऑल, इट इज़ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जितने भी लोग ख़त्म हुए। नाउ 12:15 का मुहूर्त निकाला गया। 2 लाख कार सेवक अयोध्या में मौजूद हैं। 12 बजे के टाइम पे बेसिकली एक यंग मैन चढ़ा वहाँ पे, और ये सब कुछ हो भी रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस के लिए ITBP के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो DM से बात कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं। आडवाणी जी भी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ी जिम्मेदारी उठाइए। प्राइम मिनिस्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उस दिन किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन होम सेक्रेटरी ने लिखी है ये बात अनफिनिश्ड इनिंग में कि भाई मेरे 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन पहुँच रही थी। इवन कल्याण सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके आज की डेट में जो पब्लिक एड्रेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ। उन्होंने ये बात अपने भाषण में बोली कि 1 बजे के टाइम पे होम मिनिस्टर का फ़ोन आया दिल्ली से कि भाई मेरे पास ये सूचना है कि कुछ लोग गुम्बद पे चढ़ गए हैं, जो स्ट्रक्चर है। तो कल्याण सिंह जी ने बोला मेरे पास सूचना 1 कदम आगे की है। क्या? कि उन्होंने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। 3 गुम्बद थे, बारी बारी से वो तोड़ दिए गए। एंड ऑल्सो कल्याण सिंह जी ने ये बोला कि मैं NIC की मीट में ये बोला था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैंने गोली नहीं चलाई, और इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और जो भी कार्रवाई करनी है वो मेरे ऊपर की जाए, किसी ऑफिसर के ऊपर, किसी मिनिस्टर के ऊपर, किसी पर्सन को भी जेल में न डाला जाए, जेल में मुझे डाला जाए। था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते। टेक्निकली 6 दिसंबर को शाम को कल्याण सिंह जी रिजाइन कर चुके थे। आर्टिकल 356 लग चुका था। इसका मतलब ये है कि जब जो राम लल्ला की मूर्ति स्थापित हुई शाम तक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के अंडर में हुई। इट वाज नॉट अंडर कल्याण सिंह। तो आज की डेट में यदि कांग्रेस इस बात को किसी भी तरीके से अपोज करती है कहीं पर भी, तो ये सोचना चाहिए कि टेक्निकली इट वाज दी आर्टिकल 356 लेड प्रेसिडेंट रूल, जब रामलल्ला की मूर्ति पहली बार 1992 में 6 दिसंबर को वहाँ पर स्थापित होती है। एनीवे, नाउ उस दिन बेसिकली और भी बीजेपी के लीडर मौजूद थे, जैसे उमा भारती हैं, साध्वी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, विजय राजे सिंधिया हैं, प्रमोद महाजन हैं। राम कथा कुंज वहाँ बनाया गया था। अब सारे लोग मौजूद थे, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे थे, गले भी मिल रहे थे। आडवाणी जी ने मिठाई नहीं खाई थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक सैडनेस एक्सप्रेस किए थे, क्योंकि बीजेपी अलग है, विश्व हिंदू परिषद अलग है, साधु संतों का डेलीगेशन अलग है। प्रधानमंत्री ये बोले कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये जो देशवासी हैं वो क्या, ये छोटे छोटे जो लोग हैं, इनसे ही ये देश बना हुआ है, आपसे मुझसे मिलके बना हुआ है। जो हम बोलेंगे वही होगा। टेक्निकली तो यही बात है। वो लोग बोल रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम लोग सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी कलेक्टिव वॉइस को कैसे, जो सही है हर तरीके से, कोई भी सरकार दबाएगी। किसानों का जो बिल था, जो सरकार लेके आई थी, मोदी जी ने उसको वापस लिया। कोई भी पर्सन है जो ह्यूमन बीइंग है, ऊपर वाला तो नहीं है ना, जो गलती तो करेगा, तो उन्होंने उस चीज़ को वापस लिया। और किसानों को बेसिकली अनहैप्पी करना, किसी भी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, एक छोटे कद का आदमी, पाकिस्तान से युद्ध भी जीत गया 1965 में, जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हो पाया, राइट। चाइना के जो हार हमने झेली थी 65 में, हमारा थोड़ा सा गर्दन ऊपर हुई थी उस चीज़ को लेकर, और फेमाइन भी आ रखी थी, बड़ी मुश्किल थी।
तो जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं ने दिया था। और कार सेवक भी जो थे उनकी इमोशनल एनर्जी को देखो, फ्रीडम स्ट्रगल की तरह, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जैसा हो रहा था उसकी तरह क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ हलवा पूड़ी खाने नहीं आए हैं, पुलिस की गोली खाने आए हैं, आगे से आके मार दो। इतनी तो गोलियाँ नहीं हैं भाई जितने लोग हैं, कितने लोगों को मारेंगे। और पुलिस को भी तो अपनी परवाह है और वो भी जानती है, लोकल लेवल पे फील्ड पे खड़ी होके वो ये सोच रही है कि हम गोली किसके ऊपर चलाएं, ये लोग जो इनोसेंट हैं इनके ऊपर गोली चलाएं जनरल डायर बन के। इट वॉज रियली नॉट पॉसिबल। पर पुलिस को ऑर्डर भी देता ना उसका ऑफिसर, वो कहता कि साहब मैं बेवकूफ़ तो इतना नहीं हूँ, नौकरी में आया हूँ तो कुछ तो पढ़ा लिखा हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें ऊपर के लेवल पे हैंडल हो रही थी। एंड कल्याण सिंह जी इतने बड़े विजनरी थे, उन्होंने ये बात बोली कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि यदि हम लोग फोर्स को यूज़ करते हैं इस चीज़ को डिस्पर्स करने के लिए, मतलब अलग थलग करने के लिए। एंड 7 o'clock राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई। और जो स्थापित कर रहे थे हम लोग, मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ तो मैं भी एक पपेट हूँ, शायद मेरे माध्यम के थ्रू आपको ये सब बातें पता चली हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो अपने आप से स्थापित हुआ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 6 December 1992, राइट। सो कल्याण सिंह जी ने रिज़ाइन कर दिया। होम मिनिस्टर उस वक्त SP चौहान साहब थे। उनको बस बाद में भी एक ही बात बोली कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, और गोली नहीं चलाई। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर दिस वीडियो। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स थे, जो मैंने अभी भी क्लास ख़त्म हुई थी उसमें बताया था। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो तो बनाया है, बट ये वीडियो को एक जनरल पर्सपेक्टिव में रखते हुए बनाया है, ऐसे कोई भी पर्सन देख पाए और समझ पाए। मैंने अपनी एडिटर टीम को भी बोला है कि इसको एडिट करके ही डालना, जिससे कि विजुअलाइजेशन और भी अच्छा हो, तो देखने वाले को भी मज़ा आए। यदि उन्होंने आधा घंटा, जितना भी टाइम हुआ होगा इस वीडियो का, हाफ एन आवर, 45 मिनट और 1 hour, तो वो रिवार्डिंग लगे, मज़ा आए उस वीडियो को देखने में। बाकी आप सभी लोगों को जनवरी 22 से पहले ही जनवरी 22 की शुभकामनाएं, और अपने घर में दिवाली मनाएं, और 2047 डेवलप्ड नेशन का जो एजेंडा हम लेके चल रहे हैं, आज से यही सोच के चलें कि यही इमोशनल फोर्स हमें आगे लेके पहुंचाएगी। कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे कितने भी पैसे हों, चाहे 1 रुपया हो या 2 रुपया हो, आप खर्च करें और इस खुशी में शामिल हों। खुशी मेन स्ट्रीम में आकर ही मिलती है। और एज अ टीचर आई विल से कि नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट योर ओन हैप्पीनेस। डोंट फॉल प्रे, किसी के बहकावे में आप मत आइए। केवल ये सोचिए कि डेवलपमेंट, ब्रेड एंड बटर सोर्स, एम्प्लॉयमेंट, राइट, और हमारे लिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट कैसे आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, बस वही ऊपर वाला है, वही सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।